ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद। दोस्तों लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड द चैप्टर इज चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। विद इन नॉन करंट एसेट्स आई एम डिस्कसिंग विद टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। वी कैन क्लासिफाई नॉन करंट एसेट्स एज पर डिफरेंट वेज. The best classification as per ACCA, as per Kaplan, as per BBB, they have classified on the basis of tangibility, that whether it can be touched, whether it has a physical existence or it does not has any physical existence, intangible. तो मैं आपको आजकल tangible non current asset की बातें कर रहा हूं. Chapter 7, Chapter 8 is related to tangible non current assets. Chapter 9 is related with intangible non current assets. Chapter 7, Chapter 8, Chapter 9 तीनों मैं कंबाइन में करा रहा हूं, इसलिए मैंने इनकी स्लाइड्स बड़ी प्यारी सी प्रिपेयर की है. होप यू आर एंजॉयिंग दैट. जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें बेटे. आज का ये जो लेक्चर है, एक नया कंसेप्ट, नई बात, नई चीज सीखेंगे विद न्यू एनर्जी. और देखिए मैंने नया ब्लेजर आपके लिए परचेज किया है, पहन मैं रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे प्यार है. तो जल्दी से आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें. लेक्चर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9. और मैंने आज एक बात लिखी है, गिव योर 100%. आपको अपना 100% देना है. भगवान कृष्ण ने यही बात बोली थी, दैट यू गिव योर 100%, देन आई विल ऑल्सो गिव माई 100%. तो बेटे पहली बात हमारी है कि ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के लिए विद नॉलेज, खाली पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कंसेप्ट, लॉजिक्स पता होने चाहिए बेटा. दैट्स व्हाई यू हैव जॉइंड माय लेक्चर्स, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक्स बताने हैं, मैंने आपको कंसेप्ट बताने हैं. खाली पेपर पास होना इज नॉट, शुड नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव. आइए लेट स्टार्ट. मैं आज के इस लेक्चर में बेटे जो बताने वाला हूं, दैट इज इन रिलेशन टू डेप्रिसिएशन. Let me tell you that these are the presentations which we have seen in the last lectures. मैंने ये बातें सारी आपको बताई हैं. आप अपना PPTs बाहर निकाल लीजिए बेटे. हम चैप्टर 7 कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स, एक्विजिशन एंड डेप्रिसिएशन. टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द डेप्रिसिएशन पार्ट, and in this, we have to discuss these learning objectives. Define non-current assets, explain the difference between capital and revenue expenditure, explain the purpose of asset register. C objective रह गया, बाकी मैंने सब बता दिए हैं. Prepare ledger entries आज बताने वाला हूँ. Define, calculate, record depreciation. आज मैं पहले अपनी कहानी बताऊंगा और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन के एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे. आइए, मैंने भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा है. मैं CA, मैं CS, मैं CMA, मैं ACCA, IFRS. आपके सामने ये कंसेप्ट्स 8, आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर नंबर 7 इनटू दीज 8 कंसेप्ट्स. ये तो आज हम ये मेंशन करेंगे, आज मैं इनको डिस्कस करूंगा. वी हैव डिस्कस दिस ऑल, ये हमने सब डिस्कस कर लिया बेटे. मैं आज लेक्चर नंबर 3 में जा रहा हूं और लेक्चर नंबर 3 में आई एम कमिंग टू डायरेक्टली, इन केस यू वांट दिस जूस नोट्स ऑल्सो, ये भी हमने डायरेक्टली, खाली जूस नोट्स चाहिए, वीडियो लेक्चर्स नहीं भी चाहिए, तो आपको हम ये सेल कर रहे हैं. आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, उसके साथ स्टडी टेक्स्ट वगैरह, या ये चाहिए, तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू. आप डायरेक्टली हमारे से जूस नोट्स भी ले सकते हैं. मैं इन सभी को जूस नोट्स बोलता हूं, जो मैंने कैप्लन, BBB और लास्ट एग्जामिनेशन के मिक्सचर में प्रिपेयर किए हैं. बादाम रोकना बेटे. आज का ये जो लेक्चर है ना, मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में बता रहा है. इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स and these will include purchase price, delivery cost, etc. आइए मैं चलूं अपनी कहानी को लेकर. भूपेश आनंद मेरा नाम है. मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज आई विल बी डिस्कसिंग विद डेप्रिसिएशन. बेटे हम लॉजिकली मीनिंग समझेंगे. व्हाट आई मीन बाय डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज, व्हाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द रियल कंसेप्ट बिहाइंड डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द डुअल इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, वेदर डेप्रिसिएशन जनरल एंट्री इज बीइंग चार्ज ओनली वंस इन अ ईयर और डेप्रिसिएशन इज बीइंग, वी आर इंकरिंग दैट कॉस्ट as a business entity, we are incurring that expense daily basis. वो सभी बातों को डिस्कस करना है डेप्रिसिएशन में. बेटे मैं भूपेश आनंद आपको मैचिंग कंसेप्ट बता रहा हूं. फर्स्टली आई विल बी टेलिंग यू मैचिंग कंसेप्ट. IAS 16 की बातें करेंगे, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की बातें करेंगे,
कॉस्ट, रिवैल्यूड वैल्यू, रिवैल्यूएशन की बात करेंगे, लाइफ की बात करेंगे, रीसेल वैल्यू की बात करेंगे, और मैं ये सब कुछ आपको एक कहानी के थ्रू बताने वाला हूं दैट व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय रीसेल वैल्यू, व्हाट आई मीन बाय लाइफ, व्हाट आई मीन बाय यूजफुल लाइफ, व्हाट आई मीन बाय इकोनॉमिक लाइफ, हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, और उसके बाद कहीं जाएंगे व्हाट आर द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो मीनिंग, डिस्क्लोजर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरी कहानी पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं उस कहानी की बात आपको बताऊंगा, और फिर आपको लिखना है 5 मिनट बस बेटे, मेरी कहानी है, लॉजिकली आपको बात समझ आ जाएगी। ना यू परचेज मोबाइल फोन्स, आप अपने घर में अपने लिए आपके पास मोबाइल फोन है, लेट दैट बी एक्स डॉलर्स, मान लेते हैं आपने उसको एक्स डॉलर्स में बाई किया, उसमें मेमोरी कार्ड लगवाया, उसमें स्क्रीन सेवर लगवाया, जो भी कुछ किया, एक्स डॉलर्स में आपने, दैट टोटल अमाउंट इज एक्स डॉलर कॉस्ट विच यू हैव इनकर्ड। क्या लगता है बेटे, उसी दुकान से, जिस दुकान से आपने परचेज किया, अगर आप उसी दुकान में टू द सेम शॉपकीपर इफ यू वांट टू सेल दैट मोबाइल फोन आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वेदर यू विल बी गेटिंग द सेम अमाउंट, क्या आपको उतना ही अमाउंट वापस मिलेगा या कुछ कम मिलेगा? मोबाइल फोन का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया बिकॉज दिस इज रियल केस स्टडी, यू नो, यू ऑल हैव योर ओन मोबाइल फोन्स। कई बच्चों के पास तो दो मोबाइल फोन्स हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि जो मोबाइल फोन आप खरीदते हैं एक शॉप डीलर से, अमेजोन से, या कहीं से भी, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, आपने उसको एक्स डॉलर्स में बाय किया, अगर आप उसको कुछ दिनों के बाद उसी शॉपकीपर को रिटर्न करने जाएं जिससे आपने बाय किया था, क्या वो आपसे एक्स डॉलर्स में वो बाय कर लेगा या नहीं करेगा? बेटे, ही विल नॉट बाय इट एक्स डॉलर्स, ही विल बाय एट सम लोअर वैल्यू। नो, व्हाई इट इज सो? आपने तो थोड़े दिनों के बाद ही वापस कर दिया, बिकॉज आफ्टर अ पर्टिकुलर गैप बेटे, अल्टीमेटली ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, ड्यू टू नॉर्मल यूज, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, आपने उसको यूज किया, वो सेकेंड हैंड हो गया बेटा। ड्यू टू न्यू मॉडल्स, आपने जब लिया, आफ्टर दैट 3-4 न्यू मॉडल्स आ गए बेटे, वो सीरीज पुरानी हो गई। Because of so many reasons, that depreciation, you know, that the difference in the resale value and the price which you have paid, there is a difference between these two. That difference is decrease in the value. But now that decrease in the value is due to so many reasons. आपसे फोन गिर गया, आपने उसकी बैटरी को चेंज कराया, आपने उसको यूज किया, नए मॉडल्स आ गए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई, तो बेटे देयर आर सो मेनी रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ दैट मोबाइल फोन हैज डिक्रीज्ड. So the difference between that cost and the resale value, that decrease in amount, that is a loss, that is a cost, that is a expense. तो बेटे वो जो expense है, that has to be booked, that has to be recognized in the books of accounts, we have to record that expense in the books of accounts. तो अल्टीमेटली आज मैं जो बताने वाला हूं, आपको यही बात बताने वाला हूं। तो बेटे मैंने कहा, आपने एक एसेट बाय किया, मोबाइल फोन बाय किया, let it be 60, let it be, I am not concerned with which series or which model you have bought. The point is, let it be any model, any series, the value of that will decrease. Now whether you will able to sell that to the same vendor, no, yes, but not at the same price. So the difference between that, you know, is depreciation. So depreciation is an expense. बेटा ये expense है. As per matching concept also, आपने एक नॉन करंट एसेट को यूज किया, उसका वैल्यू तो डिक्रीज हो रहा है, and but you are not debiting that non-current asset in the profit and loss statement because that is a capital expense. But बेटा decrease in value, जो उस नॉन करंट एसेट को आप यूज करते जा रहे हैं, उसमें जो डिक्रीज इन वैल्यू आ रहा है बेटा, दैट डिक्रीज इन वैल्यू has to be debited, has to be shown as an expense, and that expense is named as depreciation. अगर आप literal meaning देखें, depreciation का meaning है decrease. So that decrease in value of non-current asset or of mobile phone or of any asset, that is named as depreciation. तो बेटा depreciation is expense as per matching concept. मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है, आपने एक अमाउंट, एक नॉन करंट एसेट बाय किया $1 लाख में, और उसकी लाइफ 5 years तक है, इट विल बी यूज अप टू 5 years. सो यू कैन नॉट डेबिट $1 लाख in only 1 year.
because the use is not for 1 year, it will be used for 5 years. So as per logically देखें अगर आप, तो बेटे वो $1,00,000 का खर्चा 1 साल का नहीं है, वो बेटे 5 साल का है. तो आपको प्रोपोर्शनेटली प्रो राटा बेसिस पे अपोर्शन करना है, डेबिट करना है. तो आई विल फॉलोइंग मैचिंग कंसेप्ट, इसका नाम है बेटे मैचिंग कंसेप्ट. कंडीशंस. अब आप ये आ जाइए, जब भी मुझे बेटे अभी कहानी चल रही है, भले आप कहानी मेरी नहीं भी लिखोगे तो मेरी बात को सुनिए कि व्हाई और हु कैन चार्ज डेप्रिसिएशन. अच्छा मेरे पास मोबाइल फोन ही नहीं है, मेरे पास कार ही नहीं है, आई एम नॉट द ओनर ऑफ दैट, then whether I can charge depreciation? No, I cannot charge. बेटे important condition है कि I should have that asset, I am the owner of that and I am using it for my business operations. I repeat my golden words. मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो नॉन करंट एसेट जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, वो नॉन करंट एसेट के ऊपर जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, वो आप उसके ओनर होने चाहिए. You should be the owner of that. और दूसरी बात, that asset will be used, it has to be used for business. जैसे मारुति सुजुकी की बात करें या चलो अपोलो टायर्स की बात करें. अब बेटे वो ट्यूबलेस टायर बना रहे हैं, एक मशीनरी को यूज कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी. नाउ दैट प्लांट एंड मशीनरी, द अपोलो टायर्स शुड बी द ओनर ऑफ दैट एंड इट शुड बी यूज फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस. If these two conditions are being fulfilled, बेटे तभी तो अपोलो टायर्स डेप्रिसिएशन डेबिट कर सकता है और कैन रिकॉर्ड दिस एक्सपेंस इन देयर अकाउंट्स, इन देयर इनकम स्टेटमेंट. तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है. लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि आज की डेट में अगर आप देखें तो आप मोबाइल फोन का बड़ा यूज कर रहे हैं. आज की जनरेशन स्कूटी का बहुत यूज कर रही है बेटे. बेटे होंडा की स्कूटीज आई हुई हैं बड़ी अच्छी तरह से, विदाउट गियर वाली, सब यूज कर रहे हैं, फीमेल्स भी मेल्स भी. मैं अब आपके सामने एक स्कूटी का एग्जांपल लेकर आपको रियल लाइफ केस स्टडी बताने वाला हूं. तो बेटे इससे लेक्चर नंबर 2 भी पूरा रिवाइज हो जाएगा. दैट व्हाट आर द आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, बिकॉज आई शुड नो द कॉस्ट, देन ओनली आई कैन नो दैट हाउ मच इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड. तो सपोज करते हैं आप स्कूटी की बात करें, तो बेटे मैंने फोर्थ पॉइंट में लिखा टोटल परचेज कॉस्ट एज पर IAS 16 is to be depreciated. Now what is the meaning of total purchase cost? I think in the last lecture I have told you that what I mean by purchase cost. Now these are the items to be included. बेटे हम इनको इंक्लूड करते हैं और इनको एक्सक्लूड करते हैं. ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में बता दी थी, दैट व्हाई आई इंक्लूड परचेस कॉस्ट, व्हाई आई इंक्लूड परचेस प्राइस, डिलीवरी कॉस्ट, लीगल एक्सपेंसेस, सब्सिक्वेंट कॉस्ट, और ऊपर लिखा हुआ है एक्विजिशन परचेस कॉस्ट इनको टू एक्वायर द एसेट एंड ब्रिंग इट इनटू द वर्किंग कंडीशन. बेटे ये देखिए, वर्किंग कंडीशन, ब्रिंग इट इनटू द वर्किंग कंडीशन. तो मैं आपसे ये कहता हूं कि हम कभी भी कॉस्ट निकालेंगे तो आपको एक तो उसकी परचेज कॉस्ट लेनी है प्लस द कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन. अब नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्किंग कंडीशन? ये आपको लॉजिकली बात समझनी है, और उसको समझने के लिए मैं एक स्कूटर का एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने अपने पापा को बोला, पापा आई वांट टू बाय स्कूटी. तो पापा ने आपको कहा ठीक है, तो उसका जाकर देख करा क्या प्राइस है, कैसे लेना है, कितनी इंस्टॉलमेंट से, जो भी आइटम है. तो बेटे आज आप स्कूटी के लिए जा रहे हैं और आपने स्कूटी परचेज करनी है. मैंने एग्जांपल लिया, सपोज करते हैं आप होंडा की स्कूटी बाय करना चाहते हैं और उसका एक्स शोरूम प्राइस है $50,000. बेटे एक्स शोरूम का मतलब है शोरूम के बिल्कुल बाहर. अगर आप शोरूम के बिल्कुल बाहर इसका प्राइस 50,000 रुपीज पड़ेगा. बट बेटे क्या लगता है, आप वो स्कूटर आप शोरूम में चलाएंगे या रोड में चलाएंगे या अपनी प्राइवेट जगह में ही चलाएंगे? बेटे रोड्स में चलाना पड़ेगा. नाउ फॉर दैट यू हैव टू इनकर रोड टैक्स. बोलो, मैं आपको डिफरेंट आइटम्स बता रहा हूं, देन आई विल कंसोलिडेट दैट विच आइटम इज टू बी इंक्लूडेड एज पर IAS 16 in the purchase cost.
Because if I know the purchase cost, if I know the total purchase cost, then only I can debit my depreciation, then only I can calculate my depreciation. बेटे धोखे में मत रहना, 50,000 रुपए के ऊपर depreciation नहीं लगेगी, क्योंकि 50,000 रुपए आपने खर्च नहीं किए, 50,000 से कुछ ज्यादा खर्च किए. बेटे 50,000 तो एक्स शोरूम प्राइस है. यू हैव इनकर्ड समथिंग मोर टू ब्रिंग इट इनटू वर्किंग कंडीशन. आप ये बताओ, इसको कार स्कूटर को चलाने के लिए आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, उसकी नेम प्लेट की जरूरत है, रोड टैक्स की जरूरत है, उसकी साज सजावट करेंगे बेटे, हॉर्न लगाएंगे बढ़िया वाला, उसमें एलईडी लाइट्स लगाएंगे, सीट कवर लगाएंगे क्योंकि पीछे सीट में गर्लफ्रेंड बैठेगी. तो बेटे आप ये बताइए, इफ यू बाय अ स्कूटर you incur so many other expenses. Now the point is, those expenses which are important for bringing it into a working condition, I will include that while calculating depreciation. और उसके लिए मैंने IAS 16 का यूज किया, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया. Still, because I want to tell you depreciation, तो मैं उसके लिए बता रहा हूं. रोड टैक्स, नेम प्लेट, मिरर, सीट कवर, हॉर्न, एलईडी लाइट, इंश्योरेंस, साज सजावट, रजिस्ट्रेशन फीस, पेट्रोल. But these are the expenses which you will be incurring for running, for bringing that scooter into working condition. अब आपको ये छानबीन करनी है कि इसमें से कौन सा एक्सपेंस वन टाइम है, किसका आपको बेनिफिट लॉन्गर मिलने वाला है, विच एक्सपेंस यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट ओनली फॉर 1 ईयर. बेटा मुझे बताओ, पेट्रोल में नीचे से शुरू करता हूं. पेट्रोल इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस. आप जितना स्कूटर चलाएंगे आपको उतना पेट्रोल एक्सपेंस पे कर रहे हैं. सो द पॉइंट इज वेदर पेट्रोल शुड बी इंक्लूडेड इन द परचेज कॉस्ट एंड वेदर आई शुड क्लेम डेप्रिसिएशन फॉर दैट. बिल्कुल नहीं बेटे, IAS 16 मना करती है. बेटे पेट्रोल इज अ रनिंग एक्सपेंस, पेट्रोल इज अ रिकरिंग एक्सपेंस, पेट्रोल इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस. देखिए मैंने 3 नाम दे दिए, रनिंग, रेवेन्यू, रिकरिंग, आर से शुरू हो रहे हैं. हेंस they are not one time cost, and the benefit you will not be getting for more than 12 months. I will say it is not a capital expense, it is a revenue expense, as well as IAS 16 says that it is not a capital expense. Registration fees, आपने उस स्कूटर की रजिस्ट्रेशन कराई और बेटे रजिस्ट्रेशन 20 साल की हो गई एक साथ. Now that registration fees is a capitalized cost as per IAS 16, as per plant property equipment. It has to be capitalized. The value is to be debited, the value is to be added while calculating purchase cost. इसका मतलब जो आपने $50,000 या ऊपर जो मैंने कॉस्ट लिखी है परचेज प्राइस की $50,000, it means actual cost is not 50,000, that is just X showroom price. तो आप क्या करेंगे, उसमें नेम प्लेट की कॉस्ट ऐड करने वाले हैं, उसमें आप रोड टैक्स, इन केस यू हैव पेड रोड टैक्स फॉर लॉन्गर पीरियड देन यू विल बी इंक्लूडेड. इंश्योरेंस प्रीमियम बेटे 12 महीने का होता है, तो इट इज नॉट टू बी इंक्लूसिव बिकॉज द बेनिफिट ऑफ इट दिस विल यू विल बी ओनली गेटिंग फॉर 12 months. हेंस I will exclude something and I will include something. ये बातें मैंने जो इंक्लूड की और एक्सक्लूड की बताई हैं, ये आपको बेटे ऑलरेडी पता है, आपको ये ऑलरेडी पता है. मैं आपके सामने आ रहा हूं दोबारा से उन्हीं स्लाइड्स को लेकर. आप देखिए क्या लिखा है. इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करना पड़िए, purchase price, delivery cost, legal fees, subsequent expenditure which enhance the asset, subsequent cost. We have discussed in the last lecture. And it excludes repair, renewal, repairing, administration, general overheads, training cost, wastage. तो स्कूटर के लिए जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा कि भाई ये स्कूटर मैंने परचेज किया, आप ये बताइए इसमें क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे और क्या क्या इंक्लूड करेंगे. बेटे मैं रोड टैक्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यू हैव पेड फॉर 1 ईयर. नेम प्लेट को इंक्लूड करूंगा बिकॉज नेम प्लेट बेटा हर साल थोड़ी चेंज होती है. मिरर इज ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड, उसका जो साज सजावट है बेटे, सीट कवर है, सालों साल तक चलते हैं, तो सीट कवर, हॉर्न, ये all these LED lights, all these will be included while calculating the cost of that scooter, because I want to see that how much is the amount, which is the total amount which I have paid, which is my one time cost which I will be incurring. मैं अज्यूम करता हूं ये 50,000 रुपए का मैंने एक्स शोरूम प्राइस है, मैंने इसमें $30,000 और इनकर कर दिए, अज्यूम कर रहा हूं, तो बेटे $80,000 मेरे पास आ गया एज पर IAS 16 एंड आई एम यूजिंग दिस स्कूटर फॉर बिजनेस.
आई एम द ओनर ऑफ दिस, मैं इसका मालिक हूं, मैं जब चाहे यूज कर सकता हूं और इसको बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं $80,000 की अब वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। इसका मतलब पहली बात, आई शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द टोटल परचेज कॉस्ट विच आई हैव टू डेबिट। ठीक है बेटे, अच्छा ये बताइए, मुझे एक चीज बताइए बेटे, क्या लगता है कि मान लेते हैं वो स्कूटर आप यूज करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद वो बिल्कुल खराब हो जाता है, तो क्या उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी या कुछ वैल्यू पे बेच पाएंगे? बेटे मेरे पास एक कार थी सेंट्रो, मैंने उसको सेंट्रो कार को परचेज किया था 15 साल पहले। आजकल ट्रैफिक सिस्टम में उन्होंने मना कर दिया दिल्ली ट्रैफिक में कि आप 15 इयर्स पुरानी गाड़ी यूज नहीं कर सकते, रोड्स में नहीं चला सकते, तो बेटे उसकी वैल्यू मेरे लिए अभी भी जीरो नहीं हुई। मैंने अभी कुछ दिन पहले उसको किसी कबाड़ी वाले को बेच दिया और बेटे 20,000 रुपए मुझे उसने कबाड़ी वाले ने दे दिए, क्योंकि उसकी जो बैटरीज थी, उसके जो टायर्स थे, उसकी जो बॉडी थी, उसका जो लोहा था या उसकी जो सीट्स थी या उसका जो अंदर स्टीरियो डेक था, बेटे ऑल दैट कैन बी रीयूटिलाइज्ड, सो इट हैज अ रीसेल वैल्यू ऑफ 20,000। जीरो नहीं होगी। आप मुझे बताओ मोबाइल फोन की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी? वो बात अलग है कि नए मॉडल्स आ गए, नई चीजें आ गई और आपका नया मोबाइल फोन लेने का मन भी कर गया, but still the old mobile phone value will not be zero, it will have some resale price। आप कुछ भी बेच सकते हैं। हमारी दिल्ली में करोल बाग की गफार मार्केट में आप मोबाइल फोन कितना भी पुराना है सेल कर सकते हैं और आपकी कंट्री में भी ऐसे रहता होगा। इट मीन्स द पॉइंट इज द पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज दैट एनी नॉन करंट एसेट इफ यू आर यूजिंग इट, इट विल हैव सम रीसेल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ। That can also be named as scrap value। कबाड़ी वाला जो पैसे देता है, that scrap dealer, that value is named as scrap value which is being paid by that कबाड़ी वाला to this owner। तो रीसेल प्राइस आप समझिए बेटे, मैंने आपको दो चीजें बता दी। एक बताया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेज कॉस्ट विच इज टू बी इंक्लूडेड और हाउ वी कैन कैलकुलेट परचेज कॉस्ट, व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड, व्हाट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड एज पर IAS 16। एंड देन सेकंड पॉइंट विच आई हैव टोल्ड यू दैट इफ ऑफ थिंक ऑफ एनी एसेट, आप किसी भी एसेट को सोचिए बेटे, ये मैंने जो ये पहने हैं, ये नया खरीदा मान लेते हैं $Y का, अब ये खराब हो जाता है आफ्टर सम पीरियड, तो क्या इसको मैं फेंक दूंगा? बेटा इससे बर्तन वाली को देख के हम बर्तन भी ले सकते हैं। इट मींस इट विल आल्सो हैव सम रीसेल वैल्यू। एवरी एसेट हैज अ रीसेल वैल्यू। तो अब आप बात समझ रहे हैं। मैंने दो बातें बताई बेटे आज के लेक्चर में दो बातें बताई। That first is the component which is very important for calculating depreciation is the amount of total purchase cost as per IAS 16, and second is I should know that how much is the resale value। Suppose करते हैं आपने स्कूटर परचेज किया, आपने स्कूटर में हॉर्न लगवा लिया, साज सजावट की, आपने अमाउंट इनकर किया और लेट इट बी $80,000 यू हैव पेड। अब आप क्या कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड को पीछे बिठा के घूम रहे हैं। सपोज करते हैं आपका एक दोस्त है और वो दोस्त भी स्कूटर में डील करता है, आपने उसको बताया कि आपने ये वाला ब्रांड इस मॉडल को परचेज किया है, वो कहता बहुत बढ़िया, आजकल यही मॉडल इन है, यही मॉडल चल रहा है और इसकी लाइफ लगभग 10-12 साल तक तुम आराम से इसको यूज कर सकते हो। बेटे ध्यान से सोचना जो मैं कह रहा हूं। आपके दोस्त ने, योर फ्रेंड हैज टोल्ड यू दैट यू कैन यूज दिस मॉडल ऑफ स्कूटर फॉर 10 years। इट मीन्स द नॉर्मल लाइफ इज 10 years। इट इज ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद आप यूज ही नहीं कर सकते। उसने कहा भाई ज्यादातर ऐसा देखा गया है, जो मुझे लोग बताते हैं कि 10 साल तक तो ये बढ़िया चलता है, 10 साल के बाद इसमें कुछ मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, आपको कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल फोन है, कुछ पीरियड तक तो बढ़िया चलता है, फिर उसका बैटरी का सॉकेट खराब हो जाता है या कुछ और खराब हो गया या टच खराब हो गया, तो आफ्टर दैट पीरियड यू हैव टू गेट इट रिप्लेस और यू हैव टू गेट इट रीसोल्ड। सो द पॉइंट इज नॉर्मल लाइफ बेटे, फिजिकल लाइफ ज्यादा हो सकती है, आप सबकी मेरी सबकी फिजिकल लाइफ 100 years की है, बट बेटे जो इफेक्टिव लाइफ है वो अप टू 60 years होती है। 21 से मैं अज्यूम कर रहा हूं अप टू 50 years तक यू कैन अर्न, दैट इज यूजफुल लाइफ। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल लाइफ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिकल लाइफ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूजफुल लाइफ। आपके दोस्त ने कहा ये स्कूटर 10 साल चलेगा, तो बेटे तीसरा कंपोनेंट मेरे को मिल गया। देखिए जी, तीसरा कंपोनेंट 10 years। मैं रिपीट कर रहा हूं, बड़ा ही सिंपल सी लॉजिक है, कुछ ज्यादा मुश्किल है ही नहीं।
मैंने कहा आई हैव सीन दैट हाउ मच इज द टोटल परचेज कॉस्ट, आई हैव इनकर्ड टोटल परचेज कॉस्ट एज 80,000. Supposingly $10,000 is a resale value because it will have some resale value, and let it be 10 years as a normal useful life. I repeat my words, useful effective life. Physical life अलग होती है. तो बेटे आप ये बताइए, एक चीज आपने 80,000 रुपए की खरीदी जिसमें आपको 10,000 रुपए, $10,000 या रुपीज या पाउंड्स मिल जाएंगे और आप इसको 10 साल तक यूज कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से एक साल में कितना डेप्रिसिएशन आना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू में कितना डिक्रीज आया पर ईयर. बेटे धोखे में मत रहना, 50,000 रुपए पे हम डेबिट नहीं करेंगे. 50,000 इज द एक्स शोरूम प्राइस. वी विल फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन ऑन द टोटल अमाउंट, total purchase cost which I have capitalized and I have told you that is $80,000. धोखे में मत रहना, it will have some resale value. बेटे कबाड़ी वाला भी कुछ देकर चला जाएगा. $20,000 is the $10,000 is the resale price. Let it be scrap value, let it be resale price, let it be realized value after 10th year. If I will sell it after 10 years, and how I calculated 10 years? बेटे ये अनुमान है, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है. आप ये बताइए क्या लगता है, वो वेदर फोरकास्ट वाले जब आपको बोलते हैं कि बारिश होने का अंदेशा है, इट इज अज्यूम दैट कि बारिश हो सकती है, देयर विल बी अ रेनफॉल, इट इज नॉट श्योर दैट बारिश होगी. बेटे अंदाजा है 20,000 रुपए, 10,000 रुपए रीसेल वैल्यू मिल जाएगी. अंदाजा है दैट 10 years विल बी द इफेक्टिव लाइफ. 12 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, एक्सेप्शंस आर देयर. ऑन एन एवरेज हम कहते हैं ACCA एक बच्चा विद इन 1.5 year कर लेता है. सो इट इज अंदाजा, बट इट डिपेंड फ्रॉम केस टू केस ऑल्सो. Getting a point? So there can be a change in the estimate. वो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है कि अगर एस्टिमेट्स में चेंज हो जाए तो क्या करेंगे. अभी हम एस्टिमेट्स में चेंज की बात नहीं कर रहे, अभी पहले बेसिक लॉजिक तो सीख लें दैट व्हाट आई मीन बाय डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन के लिए मैंने कहा देयर आर 3 कंपोनेंट्स, $80,000, $10,000, 10 years. नाउ यू टेल मी, आपके हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन होना चाहिए. बेटे 80,000 में से मुझे 10 तो मिल ही रहे हैं, इसका मतलब मेरी डिक्रीज इन वैल्यू 70,000 और ये 10 years तक होगी. तो बेटे $7,000 is the decrease, is the fall in the value of scooter per year. So this should be the depreciation. This is my cost. तो बेटे बिना फॉर्मूले के आपने आराम से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लिया. ऐसा नहीं है कि साल में एक ही बार डेप्रिसिएशन होती है. बेटे आप हर रोज स्कूटर चला रहे हो तो एवरी डे इट इज डेप्रिशिएटिंग. बट कई चीजें हम एक ही बार करते हैं साल में, जैसे फाइनल अकाउंट्स है. वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी प्रिपेयर बैलेंस शीट वंस इन अ ईयर. इसी तरह से डेप्रिसिएशन भी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक ही बार करते हैं. तो जनरली वी पास एंट्रीज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि डेप्रिसिएशन हो नहीं रही. एवरी डे यू आर इनकरिंग डेप्रिसिएशन. मोबाइल फोन हर रोज उसकी वैल्यू कम हो रही है, बट हम साल में एक बार अकाउंटिंग पीरियड में वन टाइम वी विल सी दैट हाउ मच इज द फॉल इन द वैल्यू एंड दैट विल बी डेप्रिसिएशन, दैट विल बी एक्सपेंस फॉर दैट ईयर. होप आपको बात समझ आ चुकी है. मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं बेटा, मैं यही बात बोलता हूं कि आई विल बी यूजिंग सिंपल लॉजिक्स. अब आप ये बताइए, मैंने ये कहानी बता दी आपको डेप्रिसिएशन की, अपनी स्टोरी बता दी, कभी भूलेगी नहीं आपको स्कूटी का और एग्जाम्पल और मोबाइल फोन का एग्जाम्पल, बिकॉज दिस इज रियल केस स्टडी. अब हम आएंगे, थोड़ी सी 1-2 स्लाइड्स लिखेंगे और फिर मैं अपनी स्लाइड्स में आ जाऊंगा आपको समझाने के लिए कि क्या मैं आपको कहना चाह रहा हूं. बेटे पहली बात, ये डेप्रिसिएशन का ये मटके तो बना ही दिए थे, मैचिंग कंसेप्ट बना दिया था. IAS 16, कॉस्ट, रीसेल वैल्यू, लाइफ, 3 कंपोनेंट्स पता चल गए. मेथड्स अभी देखेंगे, मैंने मेथड्स बताए नहीं, जनरल एंट्रीज भी नहीं बताई, अभी बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है. बेसिक लॉजिक समझ आ गया ना, वो तो फेयर एंड लवली है. आपको पहले बेसिक कपड़े बढ़िया पहनने हैं, उसके बाद आईब्रोज ठीक करना बताएंगे, बोरोलिन लगाना बताएंगे, फेशियल करेंगे, सब करेंगे. दैट इज दस मीनिंग डिस्क्लोजर. आइए जी, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे. आप सभी लिख रहे हैं, आप जो मेरे सामने बैठे हैं, कसम होगी अगर आपने ना लिखा. बिल्कुल कमर सीधी करके देखिए, मैं थप्पड़ मार दूंगा आपके पास. हाँ जी, आपको कह रहा हूं कमर सीधी करिए, वैसी सीट नहीं है बैठने की, आप कमर सीधी कीजिए और जल्दी से लिखिए. रीजंस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. रीजंस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन.
I think I have already told you why there is the reason for depreciating, for why there is a reason. What are the reasons for decrease in the value of mobile phone or decrease in the value of scooter or decrease in the value of plant property and equipment? बेटे इस दुनिया में अगर आप देखें अर्थ प्लैनेट में 70 से 75% पानी है, 20 से 25% अर्थ है, बड़ी लिमिटेड है और वैल्यू बढ़ती जा रही है बेटे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो बेटे लैंड की वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होती, लैंड ऑलवेज एप्रिशिएट्स। अभी देखेंगे क्या मैंने बोल दिया, पहले इसको लिखें। रीजंस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यूज, फिजिकल वियर एंड टियर, गिर जाती है फोन, यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है, पासिंग ऑफ टाइम, ऑब्सोलिसेंस, डिप्लीशन, बेटे समय के हिसाब से हर चीज बदल जाती है, obsolescence, depletion. Land does not require depreciation because it has unlimited life and land is the scarce resource. इस बात को ध्यान रखना है, very important for multiple choice questions and multiple task questions. तो क्या बेटे रीजन सबने लिख ली या सब ऐसे ही बैठे हैं ढीले ढीले? कुछ बच्चे तो लेट के पढ़ रहे हैं, थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है जो दूर से देख रहे हैं, या मेरे जो सामने बैठे हैं कभी लेट के नहीं पढ़ सकते, उनको तो मैं खींच के थप्पड़ मारूंगा। आप भी प्लीज बेटे, आप मेरे से दूर हैं, मेरे दिल से दूर थोड़ी है, प्लीज लिखिए इसको। रीजंस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फर्स्ट रीजन इज यूज, फिजिकल वियर एंड टियर, पासिंग ऑफ टाइम, ऑब्सोलिसेंस, डिप्लीशन, लैंड डज नॉट रिक्वायर डेप्रिसिएशन बिकॉज इट हैज अनलिमिटेड लाइफ। तो अब आपको मैंने पूरी कहानी समझा दी, अब सवाल आता है इसकी एंट्री क्या पास करें। बेटा आप ये बताइए, नॉन करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट्स हैव द डेबिट बैलेंस, अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करेंगे, तो बेटे मैं यहां पर नॉन करंट एसेट को क्रेडिट करूंगा, एंड डेबिट क्या है? एक्सपेंस है बेटे, एक्सपेंस। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखा था, एक्सपेंस का मतलब है हमारा कैपिटल कम हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर बेटे कैपिटल कम होगा तो बिकॉज कैपिटल हैज द डेबिट क्रेडिट बैलेंस, उसको वो कम होगा तो डेबिट करेंगे, बट वी विल नॉट डेबिट कैपिटल, रादर वी विल राइट द नेम और द रीजन फॉर विच माय कैपिटल इज बीइंग डिक्रीज्ड। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी लिख लेते हैं, वैसे आप नॉन करंट एसेट भी लिख सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा व्हाई आई एम यूजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है हमने क्या किया, सभी ईयर्स की डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने अभी स्कूटी का एग्जांपल दिया था, 10 साल की डेप्रिसिएशन हम टोटल करते जाएंगे, उसको लेस करेंगे नॉन करंट एसेट से एवरी ईयर, तो एक कंट्रोल आ जाएगा कि हाउ मच इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच वी हैव डेबिटेड फॉर दिस स्कूटी। यू गेटिंग द पॉइंट? तो हम एक नया अकाउंट बना रहे हैं, इसको वैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट। तो आप यहां पे नॉन करंट एसेट भी लिख सकते हैं जो मैंने पहले बोला, बट एज पर ACCA Kaplan, एज पर BBB, दे हैव फर्स्टली क्रिएटेड, दे हैव फर्स्टली transferred to accumulated depreciation and then accumulated depreciation has been deducted, you know, you're getting my point। तो पहला लिखेंगे आप डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट क्यों करेंगे? एक्सपेंस है, लॉस है, कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल का क्रेडिट नेचर है, कैपिटल को डेबिट करेंगे, बट कैपिटल को डेबिट की जगह वी विल यूज अ नेम ड्यू टू विच, द रीजन ड्यू टू विच दैट कैपिटल इज बीइंग डिक्रीज। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इफेक्ट 1 क्या होगा बेटा, आप बताइए जी, इफेक्ट 1 क्या होगा? अब आप बताइए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फर्स्ट इफेक्ट होगा, इट विल बी डेबिटेड, इट विल बी डेबिटेड, इट विल बी डेबिटेड इन इनकम स्टेटमेंट। बेटे इनकम स्टेटमेंट में अभी हम देखेंगे डेबिट कर देंगे, इट विल बी डेबिटेड इन इनकम स्टेटमेंट, एंड इट विल बी, सेकेंड इफेक्ट विल बी, इट विल बी एडेड, बेटे ऐड कर देंगे, इट विल बी एडेड अलॉन्ग विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ, बेटे नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्यूमुलेटिव,
जो इकट्ठा होता जा रहा है, हम टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करेंगे और पूरी इकट्ठी वैल्यू को वी विल डिडक्ट फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स। तो आप प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने। As per Kaplan, as per BBB, they have not directly debited to non-current asset. Firstly, they have prepared a control account. बेटे उन्होंने अकाउंट बनाया और उस अकाउंट से कंट्रोल करने के बाद उस अकाउंट को उन्होंने डेबिट किया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, आइए रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो पहले बताओ ये बात सबको समझ आ गई है? बेटे वैसे मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए ये स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, अगर आप देखेंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा बेटे, और क्या। अच्छा, ये तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट डेबिट, बैंक कैश पेबल्स क्रेडिट। ठीक है, ये तो ठीक है जी, ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया था लास्ट लेक्चर में। डेप्रिसिएशन, बेटे डेप्रिसिएशन के ऊपर मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है, देखिए एक ही ऐसा टीचर जिसने हैंड रिटन स्लाइड्स भी प्रिपेयर किए, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर क्लास नोट्स, एंड अलॉन्ग विद दैट आई हैव प्रिपेयर्ड सम जूस नोट्स। मैं इनको जूस नोट्स बोलता हूं। ये बेटे मैंने मिक्सचर बनाया, बादाम रोगन बनाया, जूस निकाला है। तो आपको मैंने दोनों बातें दी हैं सो दैट आपकी लाइफ में कभी कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना आए। तो मैचिंग कंसेप्ट रिक्वायर्स रेवेन्यू and cost to be matched. Therefore, the cost of a non-current asset should be written off. Cost, देखिए बात आ रही है कॉस्ट की। अब आपको पता, धोखे में मत रहना, कॉस्ट का मतलब आप समझ गए। स्कूटर का कॉस्ट वॉज नॉट $50,000, 50,000 रुपीज, रादर इट वॉज 80,000 रुपीज। तो बेटे वो 80,000 को आप कॉस्ट मानेंगे, आप परचेज प्राइस को कॉस्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, depreciation spreads the cost of the asset over the period in which it will be used. तो बेटे मैंने जैसे बताया था 80,000 माइनस 10,000 अपॉन 10, तो हमने क्या कैलकुलेट किया था 7,000। तो आप ये बताइए, अगर मैं 10 ईयर्स तक का आपको एक टाइमलाइन बनाऊं तो इट हैज बीन 70,000 रुपीज हैज बीन बाइफरकेटेड इन 10 ईयर्स। बेटे हमने इसको 10 सालों में अलग अलग बाइफिकेट कर दिया। डेप्रिसिएशन अमाउंट इज द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट तो अभी मान लेते हैं हमने $80,000 या 80,000 रुपीज कैलकुलेट किया था। रेजिडुअल वैल्यू मैंने बताई दिया आपको, लेट इट बी 10,000। फैक्टर्स टेकन इनटू डेप्रिसिएशन, बेटा कॉस्ट, लाइफ, रेजिडुअल और सैल्वेज वैल्यू। नाउ दीज आर द कंपोनेंट्स। होप आई हैव गिवन यू दिस रियल लाइफ एग्जांपल, उससे सारी बातें आपको समझ आ गई हैं। कॉमन मेथड्स, मैंने अभी तक मेथड्स नहीं बताए बेटे, बिना फॉर्मूले के यू कैन इजीली कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। आज हमने बिना फॉर्मूले के कैलकुलेट किया है। वैसे देयर आर 2 मेथड्स, वैसे देयर आर 4 or 5 मेथड्स, बट एज पर माय सिलेबस मैं 2 ही मेथड डिस्कस करूंगा। वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नाउ स्ट्रेट लाइन मेथड कुछ अजम्पशंस लेता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कुछ अज्यूम करता है, उसको भी देखेंगे। बेटे मेथड्स में भी आएंगे एक सेकंड में। पहले उससे पहले आप ये बताइए कि क्या रीजन समझ आ गई डेप्रिसिएशन में अराइज और द रीजंस व्हाई टू चार्ज डेप्रिसिएशन। फर्स्ट रीजन इज बिकॉज आई एम यूजिंग इट, सेकंड रीजन इज बिकॉज ऑफ फिजिकल वियर एंड टियर, थर्ड रीजन इज इट इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रीजंस, रीजन 4 इज ड्यू टू डिप्लीशन। मिनरल ऑयल्स आप डिप्लीट करते हैं, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो डिप्लीशन एज पर IAS 16। लैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, लैंड हैज अ अनलिमिटेड लाइफ, सो वी विल नॉट डेप्रिशिएट लैंड। अभी भी बताया था मैंने। ठीक है जी, तो आइए लेट्स प्रैक्टिस के में आ रहे हैं, बट बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक आपने हैंड रिटन स्लाइड लिखनी है, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बेटा। बेटे ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट आप ये लिख लें, क्योंकि फिर मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोट्स होंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसा लिखें।
recording of depreciation when asset is sold. When asset is sold, recording of depreciation when asset is sold. सपोज करते हैं T0 T1 है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड है। बेटे ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने एसेट को बिल्कुल बीच में खरीदा हो, या आपने बिगिनिंग में नहीं खरीदा, कभी भी फरवरी में परचेज कर लिया, मार्च में कर लिया, अप्रैल में कर लिया, नवंबर में कर लिया, या दिसंबर के 2-3 दिन पहले कर लिया क्रिसमस लीव में। इट कैन बी पॉसिबल। इट मीन्स यू कैन सेल दैट एसेट and you can buy that asset. It is not important that you have bought it or sold it in the beginning of the year or at the end of the year, because अगर आपने beginning में किया है तब तो हम 12 महीने की depreciation डेबिट करेंगे, अगर आपने एंड में सेल किया है तो बेटे 12 महीने की depreciation डेबिट नहीं हो। But the point is, if the block of depreciation is not exactly 12 months, if it is less than 12 months and if it is more than 12 months, assume कर रहे हैं मोर देन तो हो भी सकता है, इफ इट इज लेस देन 10-12 मंथ्स, तो हाउ टू चार्ज डेप्रिसिएशन। तो बेटे उसके 2 रास्ते हैं। आप ये बताइए, एक रास्ता है कि जब आपने खरीदा तो उस ईयर में तो हम फुल ईयर की 12 महीने की डेप्रिसिएशन डेबिट कर देते हैं, और जिस ईयर में आप उसको सेल कर रहे हो उस ईयर में हम डेप्रिसिएशन डेबिट ही नहीं करेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन के लिए देयर इज वन कंडीशन दैट यू शुड बी द ओनर ऑफ दैट एज ऑन द एंड ऑफ द ईयर। तो दिस वे वन इज ऑन दिस लॉजिक, ओनरशिप के लॉजिक में, क्योंकि एंड में डेप्रिसिएशन की एंट्री चार्ज करते हैं और एंड में आप ओनर नहीं है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन विल नॉट बी चार्ज्ड इन द ईयर ऑफ सेल। बट इफ यू हैव बॉट इट विद इन द ईयर एंड इट हैज बीन इट हैज बीन यूज्ड for that particular 4 or 5 months, now you are the owner of that machinery or that asset at the end, so on that basis you can debit, you can charge depreciation for full 12 months। तो एक ही बात है बेटे, ईयर ऑफ परचेज में 12 महीने, ईयर ऑफ सेल में कुछ नहीं, दिस इज वे 1। तो वे 1 लिख लीजिए, टू चार्ज 12 मंथ्स फुल ईयर डेप्रिसिएशन। अब एक बच्चा कहता समझ ही नहीं आया, बेटे भूपेश आनंद किसको कहते हैं? अभी आप लिख लो, मैंने वैसे भी समझाना नहीं था, मैंने कहा आप लिख तो लो यार। To charge 12 months full year depreciation in the year of purchase, not to charge in the year of sale. This is way 1। दूसरा भी ये है कि जितने पीरियड के लिए यूज किया आप डेप्रिसिएशन उतने पीरियड पे का डेबिट करो। सपोजिंगली आपने 4 महीने यूज किया तो यू डेबिट डेप्रिसिएशन फॉर 4 मंथ्स। सपोजिंगली यू हैव यूज इट फॉर 8 मंथ्स तो यू डेबिट फॉर 8 मंथ्स। इट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, दैट इट शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशंस। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो बेटे आराम से वे 2 लिख लें। लास्ट लिखना है टू प्रोवाइड प्रोराटा। प्रोराटा मींस प्रोपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ यूज based on exact number of months that the asset has been owned। जितने पीरियड के लिए वो एसेट आपने ओन किया है, यू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर दैट पीरियड। दैट इज माई वे नंबर 2। अब मुझे ये मत कहना बेटा वे 1 अच्छा है वे 2 अच्छा है, हम दोनों वे से क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिकली समझेंगे। आप उस समय में और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। होप आपको बात समझ आ गई है। मैं भूपेश आनंद आप ही का, बेटा मैं आप ही का हूं। एक बार दोबारा से आपके सामने उन्हीं स्लाइड्स को लेकर आया हूं। मैंने आज के लेक्चर में आपको बेसिक लॉजिक आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आई मीन बाय डेप्रिसिएशन एंड हाउ विदाउट द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज वी कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। नो डाउट इन नेक्स्ट लेक्चर बेटा मैं दोनों मेथड्स को कंपेयर करने वाला हूं और इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। आप एक बार विकिपीडिया में आ जाए। बेटा मैंने आपके लिए विकिपीडिया निकाली है, डेप्रिसिएशन एज पर विकिपीडिया। व्हेन आई से डेप्रिसिएशन इट मींस बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन का, एज पर द इकोनॉमिक्स, एज पर द करेंसी, दैट व्हाट आई मीन बाय डेप्रिसिएशन। तो आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा गेन करें बेटे अलॉन्ग विद विकिपीडिया। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन क्लियर करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद दैट नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड नो व्हाई इट इज बीइंग चार्ज्ड, हाउ इट इज डन, दैट इज अ सेपरेट थिंग। व्हाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट, decrease in the value of the asset as per the matching concept I have already told you, as per accounting, as per IAS 16, as per the balance sheet, as per income statement, बेटा सब बताया आपको। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन बताने वाला हूं
और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है बेटे। बस यही है चैप्टर नंबर 7 में, बट हम चैप्टर 7, 8, 9 एक साथ ले रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।